हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से हम क्या समझते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मदरबोर्ड, रजिस्टर, मेमोरी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। सभी कंपोनेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज, सभी कंपोनेंट को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, ये कहलाता है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। अब कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक बार तो ये समझ आएगा कि कोई कंप्यूटर जो है वो शेप में थोड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर कितनी मेमोरीज लगी हुई है। ये सीपीयू है, इसमें सीपीयू में जो मेमोरी लगी हुई है हार्ड डिस्क है, उसकी शेप, साइज़, उसकी स्पीड, तो ये जो है ये इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जो फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती है। जब से कंप्यूटर आया है उसके बाद से इसकी कॉस्ट लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है, स्पीड जो है इसकी लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है। शेप की अगर बात करें तो शेप जो है उसके अंदर डिक्रीज़ देखने को मिला है। पहले जैसे कंप्यूटर जो थे वो एक बड़े रूम के अंदर हम ऑर्गेनाइज़ करते थे, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, उसमें लगने वाली हार्ड डिस्क का भी साइज़ बहुत बड़ा होता था। अगर हमें एक कंप्यूटर का सेटअप करना है तो हमें एक पूरे बड़े रूम की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका ऑर्गेनाइज़ करते थे पूरा। हार्ड डिस्क का साइज़ भी बहुत बड़ा होता था। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस जो है वो इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। ये हम बात कर रहे हैं फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि कंप्यूटर में हमें जो कंपोनेंट्स के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले टाइम बीतने के साथ साथ में, वो इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स की और बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर इसके सभी कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट से आप अपने माइंड में क्लियर रखें कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम सीपीयू के अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, रजिस्टर, मेमोरी, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का, ये हमने देखा है कि टाइम के साथ में इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। इसमें बेसिक लॉजिकल जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसमें सबसे पहले एक इनपुट होता है। इनपुट किस में जाएगा? सीपीयू के अंदर, और सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस करके उसे आउटपुट देगा। ये हमारा कहलाता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और किसका ऑर्गेनाइजेशन? जो कंपोनेंट्स हैं उनका लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप ये जो बेस देख रहे हैं, इनपुट देना, देन सीपीयू प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट, तो ये जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? ये साइंटिस्ट थे वॉन न्यूमैन ने। और इस लॉजिकल स्ट्रक्चर में आपको टाइम के साथ में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर जब से कंप्यूटर आया है तब से चल रहा है, और आज भी हम इसी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट देते हैं। आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है, वॉन न्यूमैन। इसे आप बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस लॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे इनपुट एक फंक्शन हो गया कि इनपुट देना, तो इनपुट कैसे देंगे, प्रोसेस कैसे होगा, वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और आउटपुट के ऊपर कैसे काम होगा। इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए हमने इसको 5 फंक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। ये 5 फंक्शन कौन कौन से हो जाएंगे? इनपुटिंग, इनपुट देना, देन स्टोरिंग, देन प्रोसेसिंग, आउटपुट देना, आउटपुटिंग, और लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कि कंट्रोलिंग एक ऐसी यूनिट है कंप्यूटर की
जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उन सबको कंट्रोल करके रखता है, उनके बीच में आपस में सामंजस्य बिठा के रखता है कि अगर इनपुट यूनिट कोई डेटा दे रहा है तो वो जाके मेमोरी में कैसे सेव होगा। तो हार्ड डिस्क और इनपुट डिवाइसेस दो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, उन दोनों के बीच का जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग पावर होती है, वो कौन हैंडल करता है? कंट्रोलिंग यूनिट। अब इसमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ये डायग्राम देखने को मिलेगा। इसे इनपुट का मतलब हो गया कीबोर्ड के थ्रू या फिर स्कैनर के थ्रू सीपीयू को इनपुट देना। ये पूरी जो आप यूनिट देख रहे हो ये पूरी हमारी कहलाती है सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि सेंटर के अंदर प्रोसेस करने के लिए एक ऐसी यूनिट जो किन किन कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। कंट्रोल यूनिट, सेकंड आती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और थर्ड आती है मेमोरी। कंट्रोल यूनिट हमने देखा किसके लिए काम में लेते हैं? इन सभी कंपोनेंट को आपस में कंट्रोल करने के लिए और इनके बीच में मॉनिटरिंग करने के लिए, इनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए कंट्रोल यूनिट हम काम में लेते हैं, जो पूरे कंप्यूटर के सभी भाग को क्या करती है? कंट्रोल करती है। देन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके आप नाम से समझ लो। अर्थमेटिक और लॉजिकल का मतलब कि कंप्यूटर को हमने किस लिए यूज़ लेना शुरू किया था? बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए, जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसमें एक अलग सी यूनिट है जिसका काम सिर्फ क्या होता है? सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, साइन, कोस, इस तरह से सबकी अलग अलग लॉग की वैल्यूज़ निकालना। ये बड़ी जो कैलकुलेशन होती है उनको परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ALU। पर्टिकुलर मैथ्स के जितने भी ऑपरेशन हैं, कैलकुलेशन है, उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लेते हैं। देन थर्ड हमें रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की, तो उसके लिए मेमोरी यूनिट होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं MU। और कंट्रोल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म होती है CU। प्रोसेसिंग होने के बाद में आउटपुट देने का काम किसका होता है? डिस्प्ले का। जैसे जो आप स्क्रीन देखते हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, कोई टीवी है, कोई प्रोजेक्टर है, वो सब की सब हमारी आउटपुट स्ट्रिंग, आउटपुट कंपोनेंट के अंडर में आ जाएगी। आपको कहीं कहीं पे ये डायग्राम भी देखने को मिलेगा कि इनपुट यूनिट जो होती है उसमें हम क्या चीज़ें इनपुट करते हैं? प्रोग्राम और डेटा। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी बात की थी। इनपुट यूनिट का यूज़ करके हम डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो स्टोरेज यूनिट है इन्होंने इसे अलग कर दिया, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। और ये पूरी यूनिट क्या हमने कहाँ पे पढ़ी थी? मेमोरी यूनिट के अंदर, जिसे हम MU बोल रहे थे। तो MU को इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया कि एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। एक बार आपको सिर्फ ये डायग्राम देखना है, जब हम इन सभी कंपोनेंट को अलग अलग बात करके डिफाइन करेंगे तो ये चीज़ें आपको उस टाइम पे क्लियर होंगी। सेकंड जो कंपोनेंट था वो था कंट्रोल यूनिट और एक था ALU। तो इन दोनों को इन्होंने CPU के अंडर रख लिया, मेमोरी यूनिट को इन्होंने अलग कर दिया। तो ये जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ये दोनों डायग्राम मैंने आपको दिखा दिए और ये दोनों डायग्राम बिल्कुल सही हैं। आप इनको लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारी बुक के अंदर तो कोई और दिया हुआ था। और देन हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? प्रोसेस्ड डेटा देखने को मिलता है। उसे हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, उसे हम उसका रिजल्ट बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये कुछ लाइंस दिख रही होंगी, ये वाली लाइंस। इन लाइंस का क्या मतलब होता है? इन एरो को या इन लाइंस को हम ये बोलते हैं कि ये हमें बता रहा है कि डेटा जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है या डेटा कौन कौन से रास्ते से जा रहा है। जैसे अगर हम इनपुट के थ्रू डेटा देंगे तो वो सबसे पहले इनपुट यूनिट के अंदर जाएगा। इनपुट यूनिट में देखो इधर भी कोई एरो नहीं है, इधर भी नहीं है। इनपुट यूनिट से वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? मेमोरी के अंदर, जिसे हमने स्टोरेज यूनिट बता दिया। अब स्टोरेज यूनिट में जाने के बाद या तो वो प्राइमरी स्टोरेज में सेव होगा या सेकेंडरी में। अभी आप समझने के पर्पज़ से सिर्फ ये मान लो कि ये 1 नंबर मेमोरी है, 2 नंबर मेमोरी है। या तो वो 1 नंबर मेमोरी में जाएगा या वो 2 नंबर मेमोरी में जाएगा।
देन जो मेमोरी होती है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है किससे, CPU से, और CPU के अंदर मेमोरी से डेटा जा भी सकता है और मेमोरी से डेटा आ भी सकता है। यहाँ पे आपको ये 2 एरो देखने को मिल रही है। देन प्रोसेसिंग होगी, डेटा वापस सेव होगा स्टोरेज यूनिट में, प्रोसेस होने के बाद डेटा वापस स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद में वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट हमें कहाँ पे दिखेगा, डिस्प्ले पे। ये बात होती है इसके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें आप एक चीज़ और देखना कि जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइंस अलग हैं। जैसे ये वाली, ये जो मिड में आपको दिख रही है ये वाली लाइन, इनका क्या मतलब है कि जो ये कंट्रोल यूनिट होती है वो किन किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके रखेगी। तो देखो, एक तो कंट्रोल यूनिट का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, इनपुट यूनिट के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट हम जिन डिवाइसेस के थ्रू देंगे उनके ऊपर भी कंट्रोल यूनिट क्या करती है, अपना कंट्रोल रखती है। और मेमोरी के अंदर जो कंट्रोल होता है वो भी कंट्रोल यूनिट करवाती है। और थर्ड हो जाता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल यूनिट अपना कंट्रोल रखती है। हमें ये देखो डॉटेड लाइन जो है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर भी हमें किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करना है, उस डेटा को डिस्प्ले में कैसे दिखाना है कि कितने साइज़ के अंदर, कितनी मेमोरी के अंदर, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमें दिखाना है, वो चीज़ भी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए अंदर की बात कर रहे हैं हम, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमें कंट्रोल यूनिट की बहुत ज़रूरत होती है। और ये सब चीज़ें कौन हैंडल कर लेता है आराम से, कि ये कंट्रोल यूनिट पूरी चीज़ें आराम से हैंडल कर लेता है। इन सभी को एकदम डिटेल में देखेंगे कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगी इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट का हम स्टार्टिंग से ही बात करें कि इनपुट यूनिट क्या काम में आती है, डेटा को इनपुट करवाने के लिए। कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डेटा है उसे सेंड करने के लिए, उसे भेजने के लिए हम इनपुट यूनिट का यूज़ लेते हैं। कि जैसे घर के अंदर एंटर होने के लिए हमें गेट की रिक्वायरमेंट होती है, गेट हम ओपन करेंगे तब हम उस घर के अंदर जा सकते हैं। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो CPU तक पहुंचने के लिए हमारे पास इनपुट यूनिट्स, कुछ ना कुछ डिवाइसेस होनी चाहिए जिनके थ्रू हम डेटा को सेंड कर पाएँ। वो काफ़ी सारी फॉर्म के अंदर हम भेजते हैं। आपने देखा होगा कि हम पिक्चर फॉर्म के अंदर भी इनपुट देते हैं। जैसे हम किसी को पिक्चर सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू, तो ये पिक्चर फॉर्म हो गया। फिर हम बात करेंगे स्कैन। अगर कोई डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं हमारे फ़ोन से या स्कैनर जो डिवाइसेस होती हैं उनसे, और उसे हम सेंड कर दें स्कैन फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर, तो ये हमारा एक अलग फॉर्मेट हो जाएगा। अगर हम डेटा सेंड करें कीबोर्ड के थ्रू तो ये हमारा एक अलग फॉर्मेट हो जाएगा। इसे हम टेक्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। जो माइक होता है ये वॉइस ले जाने के लिए काम में लेते हैं और उस वॉइस के ऊपर फिर प्रोसेस होता है कि वो वॉइस आपको किस तरह से आउटपुट जो डिवाइस है, जैसे हम ये मानते हैं कि आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा स्पीकर, और स्पीकर में हमें उस वॉइस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो माइक हमारी एक इनपुट डिवाइस हो गई और हम इसके थ्रू क्या करते हैं, वॉइस फॉर्मेट के अंदर डेटा को सेंड करते हैं। अब आपने देखे हैं कि ये तो कुछ फॉर्मेट है जिनकी हमने बात की, जैसे पिक्चर हो गया, स्कैनिंग, स्कैन करके जो हमें एक पिक्चर मिलती है वो, या फिर डॉक्यूमेंट, या कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट फॉर्म, या फिर माइक के थ्रू वॉइस फॉर्म। तो इतनी सारी फॉर्म्स के अंदर हम डेटा को आराम से सेंड कर सकते हैं CPU के पास। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम फ़ोन से फ़ोटो को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उसका एक फॉर्मेट होगा जिसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद हम उसे CPU को सेंड कर देते हैं। तो CPU तो एक मशीन है, मशीन कैसे ये डिफ्रेंशिएट करेगी कि ये तो पिक्चर फॉर्मेट है और ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसके समझने के लिए हमने इनको फॉर्मेट्स को अलग अलग किया है, डिफ़ाइन कर दिया कि ये पिक्चर फॉर्मेट है और ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। बट CPU इन चीज़ों को कैसे समझेगा? तो आप सिर्फ एक चीज़ एक बार माइंड में रखें कि कंप्यूटर हमारा एक डिजिटल डिवाइस है, और डिजिटल में आपने ध्यान दिया होगा कि सिर्फ 2 नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1।
यहाँ पे 1 का तो मतलब ये होता है कि जैसे हम स्विच को ऑन कर देते हैं, फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, तो ऑन करने का मतलब हो गया 1, और स्विच को ऑफ कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा बंद, तो इसे हम कहेंगे ऑफ। कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही चीज़ समझ आती है, या तो 1 या फिर 0। 1 का मतलब उसे काम करना है, कोई यूनिट है जो ऑन है और उसे अब काम पे लगना है। 0 का मतलब है कि उसे कुछ नहीं करना। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। एक बार जब हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये 0101 के फॉर्मेट के ऊपर डेटा आता है और वो आगे हमें शो भी हो जाता है। अब इनपुट डिवाइस के थ्रू अगर आप कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर सेंड करोगे तो वो इनपुट डेटा सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इस 01 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 01 के फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। बाई का मतलब होता है 2, तो सिर्फ इसमें 2 यूनिट हैं, 0 और 1। इस तरह आपको बाइनरी कोड भी याद रह जाएगा। अब जब भी हम कंप्यूटर में इनपुट देंगे, वो इनपुट चाहे किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो, पिक्चर हो, स्कैनिंग करके कोई डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट फॉर्मेट हो जो हमने कीबोर्ड के थ्रू दिया है, या माइक के थ्रू वॉइस, ये सब डेटा पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी कोड के अंदर। देन वो हम सीपीयू को सेंड करेंगे। सीपीयू को सिर्फ क्या चीज़ समझ आती है, बाइनरी कोड। वो या तो 0 समझता है या फिर 1 समझता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इनपुट डेटा जो यूज़र देगा उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए भी एक यूनिट होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा, आप एक बार ये समझ लो कि सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है ऐसा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट इंटरफेस। ये जो इनपुट इंटरफेस है ये इनपुट डिवाइसेस से डेटा को लेता है और बाइनरी कोड के अंदर डेटा को कन्वर्ट कर देता है। इस इनपुट इंटरफेस का यही काम होगा कि यूज़र अपनी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, उन सब के अंदर वो डेटा दे सकता है, अपने सहूलियत के हिसाब से इनपुट देगा। उस डेटा को इंटरफेस क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड के अंदर। और ये मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी ही है, क्योंकि एक बार हम जिस चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे वो आगे सभी क्लासेस के अंदर जुड़ती रहेंगी एक के बाद एक। तो आपको पीछे वाला रिवीजन भी करना है साथ में, और साथ में आगे वाली चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे हम बेस से अगर अपर लेवल पे पहुंचेंगे तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि हम डायरेक्ट नेटवर्किंग का कोई टॉपिक उठा के और उसे पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे, या हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कैलकुलेशन होती है जो हमें पढ़नी है आगे जाके, वो चीज़ें हम एक बार हमारा बेस बनाएंगे। तो उसके लिए मेरा आपसे यही है कि आप जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट आप उसको रिवाइज़ करो। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपको आने वाली जो क्लासेस होंगी उनको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जितने भी टर्म्स आ रही हैं इन सब को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। जैसे इस टर्म को किसी को लिखें, जैसे आज हमने बाइनरी कोड करके एक अलग से वर्ड को समझा है, तो इस बाइनरी कोड के ऊपर आप अंडरलाइन कर लें कि आज का हमारा जो नया वर्ड है वो ये है। देन हमने इनपुट इंटरफेस की बात की है। हमें इस पूरी क्लास में जो ये 2 हमने वर्ड यूज़ लिए हैं इनका मीनिंग अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करना है। नेक्स्ट टाइम पे हम इनपुट इंटरफेस की जब भी बात करेंगे तो आपके हैंड टू हैंड क्लिक होना चाहिए कि इनपुट इंटरफेस का काम क्या होता है। यूज़र जो भी इनपुट देगा किसी भी फॉर्म के अंदर वो इनपुट हो सकता है। फ़ोन में जैसे पिक्चर होती है, मैसेज होता है, उसका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है। वीडियो भी हो सकती है, MP4 जो हम बोलते हैं, MP3 जो हमारा ऑडियो होता है, जैसे जो गाने होते हैं, सॉन्ग होते हैं, तो ये सब डेटा किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है। इन सभी डेटा को कंप्यूटर सबसे पहले क्या काम करता है, बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और बाइनरी कोड कुछ भी नहीं है, या तो 0 या फिर 1। बस एक बार आपको इतना ही समझना है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी कि सिर्फ इतना बड़ा गाना 0-1 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी पूरी एकदम आपको गारंटी है। तो आप एक बार जितना पढ़ाए उतना अच्छे से कर लो। बाइनरी कोड आपको समझ आना चाहिए। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब होता है 2, और इसमें 2 ही डिजिट होती हैं, या तो 0 या फिर 1। इस 0-1 के फॉर्मेट को ही हम कहते हैं डिजिटल फॉर्मेट।
जैसे 1 के ऊपर डेटा ऑन और 0 पे डेटा ऑफ, 1 पे डेटा ऑन और 0 पे डेटा ऑफ। इस तरह से ये डिजिटल फॉर्मेट काम करता है और कंप्यूटर को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइस। इस पूरे इनपुट डिवाइस को अगर हम सम अप करें पूरा कंप्लीट, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जैसे हम इसके नोट्स लिख लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे कि हमें इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें याद करनी है। नंबर 1 पे हो जाएगा, एक्सेप्ट करता है या फिर रीड करता है कंप्यूटर डेटा को। एक्सेप्ट रीड कहाँ से करेगा, यूज़र के थ्रू। सेकंड नंबर आ जाएगा, ये सब इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा कन्वर्ट होगा बाइनरी कोड में। नंबर 3 पर इनपुट जो इंटरफेस हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, इनपुट इंटरफेस। लास्ट ऑप्शन है कि ये जो बाइनरी कोड आपने देखा, इस ट्रांसफॉर्म किए हुए डेटा को हम स्टोरेज यूनिट के अंदर सेंड कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने वो एग्जांपल देखा था ना, इनपुट डेटा का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो डायरेक्ट सीपीयू से नहीं होता। वो क्या करता है, डेटा को कैसे सेंड करेगा, वो स्टोरेज यूनिट के अंदर डेटा सेंड करता है। तो जैसे ही प्रोग्राम या डेटा आया, उसको ट्रांसफॉर्म किया बाइनरी कोड के अंदर, और बाइनरी कोड से डायरेक्ट जो कन्वर्टेड डेटा है वो कहाँ पे चला जाएगा, इस मेमोरी यूनिट के अंदर। बस इनपुट यूनिट का काम यहीं तक था। ये प्रोसेस पूरा होता है इनपुट यूनिट का। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो आउटपुट यूनिट होती है और स्टोरेज यूनिट होती है, इन दोनों का काम अब आगे कैसे स्टार्ट होता है। अभी के लिए हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आप पूरा अच्छे से पढ़ के आएँ पीछे का, और साथ में रिवाइज करते रहें। इनको छोड़ मत देना आप अलग से, आप अपनी एक अलग कॉपी बना लो नोट्स के लिए। आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करने वाली है आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए। देन आप अगर कोई बुक, रेफरेंस बुक भी लेते हो, पढ़ते हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी आराम से ये सारे के सारे वर्ड को समझने में और जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसे समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।